बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब रहमान और आप देख रहे हैं आज एक नया दिन है और दिन बड़ा ख़ास है। आज 6 रजब भी है। आज का दिन जो है वो माना जाता है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से, तो बड़ा ही बरकत वाला दिन है और आप लोगों के लिए बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी दुआएं भी सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम वो करते हैं। खुशामदीद और शुभ नामे की तरफ बढ़ते हुए जो हमारे ये लम्हात हैं और हमारे साथ साथ डिस्कशंस भी चलती हैं शाहज़ेब। बिल्कुल, क्योंकि शुभनामा में हमारा ये वक्त बदल गया, जो हमारे एहसास हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। उसकी वजह यह है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, जो उनकी मेन टीम पाकिस्तान आ रही है, उसके स्क्वाड का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। बात है। और दौरा पाकिस्तान पर 18 रुकनी स्क्वाड आएगा जो पाकिस्तान में खेलेगा, पाकिस्तानी मैदान में आपको नजर आएगा, रावलपिंडी के मैदान में नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा। ऑस्ट्रेलिया टीम की क़यादत जो है वो पीट कमिंस करेंगे, जबकि स्टीव स्मिथ नायब कप्तान होंगे। रावलपिंडी के मैदान में ये जो है मेला सजने वाला है, तो हम जरा दूर हो जाएंगे, अब ये कराची में नहीं हो रहा। सही कह रही हैं आप, ये क़यादत करने जा रहे हैं पैट कमिंस। साथ में आपको ये भी बताएं कि जो रावलपिंडी के मैदान में आपको नजर आएंगे इन एक्शन, उनमें मिचेल स्टार्क भी होंगे, जॉश हेजल भी होंगे और साथ में ये बॉलिंग करते नजर आएंगे। अगर हम बाकी जो टीम में शामिल हैं उनका जिक्र करें तो एस्टन नैगर, स्कॉट बोलैंड, कैमरॉन ग्रीन और इसके साथ साथ जो हैं वो ट्रेविस हेड भी होंगे, जॉश इंग्लिश भी होंगे। तो ये पूरा जो स्क्वाड है उसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है, जो रावलपिंडी में खेलता आपको नजर आएगा, जिसका शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार है। माया, तो शाहज़ेब ये स्टार्ट तो अब देखें वो तो सैड हो गई। मैं ना कराची में बड़े एक्साइटेड थी कि अब अगला जो है वो क्रिकेट से, लेकिन देन अगेन कम से कम पाकिस्तान में हो रहा है, तो ये क्या पिंडी में ही खत्म होगा? बिल्कुल, पिंडी में आगाज होगा और पिंडी में ही खत्म होगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 से 8 मार्च तक रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेलेगी और चारों व्हाइट बॉल मैचेस लाहौर के बजाय वो भी रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। साथ में जो पाकिस्तान टीम आज टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर सकती है, इसके भी चांसेस हैं, चलो ठीक है। देन अगेन वही वाली बात है कि कल जब वो कोयटा ग्लैडिएटर लाहौर के अंदर का मैच रहा था तो मैंने कहा हाय अब ये रौनकें जो है वो लाहौर जा रही हैं, बट लाहौर और पंजाब भी पूरी खुशियां सेलिब्रेट करना डिजर्व करता है। अब क्रिकेट की तरफ से हम चलते हैं शाहज़ेब। सऊदिया के जो वजीर दाखिला है शहजादा अब्दुल अजीज बिन साद बिन नाइफ, वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। बिल्कुल, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और उनकी यहाँ मुलाकातें होंगी सदर आरिफ अलवी से और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। साथ में जो सिक्योरिटी हुकाम है उनसे भी कुछ उनकी यहाँ मुलाकातें होंगी। इलाकाई और खित्ते की जो सूरत हाल है, इसके साथ साथ सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और जो दीगर उमूर हैं, इन तमाम मामलात पर बड़ी अहम तफसीली गुफ्तगू भी होगी, मुलाकातें भी होने जा रही हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स इंशाल्लाह एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स, और जो हम उसका आउटकम होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। अब गेम चेंजर्स मंसूबे सी पैक की बात कर लेते हैं शाहज़ेब। बिल्कुल, सी पैक के बारे में जैसा कि बताया जा रहा है, जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो गए हैं चीनी सरमायाकारों के। सी पैक अथॉरिटी में वन विंडो ऑपरेशन का आगाज अब हो चुका है और मुआविन ख़ुसूसी सी पैक अथॉरिटी खालिद मंसूर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सी पैक में सुस्त रवि का तासुर गलत है। ऐसा नहीं है कि वो सुस्त रवि का शिकार है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। साथ में वज़ीर आज़म ने अपने दौरे में मुल्क की तरक्की को मद्देनजर रखा, क्योंकि हमने देखा था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीन के दौरे पे थे, वहाँ उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, और वही वाली बात है, चीनी कंपनियों ने गवादर में पेपर और स्टील की जो है वो रिसाइकलिंग के लिए प्लांट लगाने की, ये तो बहुत ही जबरदस्त, मतलब सारी खबरों में मुझे ये खबर बहुत अच्छी लगी शाहज़ेब कि गवादर वाले एरिया में जो है वो एक तो रिसाइकलिंग एंड देन अगेन ऑब्वियसली गवादर पोर्ट विल बी यूटिलाइज्ड और अल्लाह ताला अब इसमें कोई रुकावट ना है, बस मेरी ये दुआ है। बाकी गेम चेंजर साबित हो। अब जरा कोरोना की जो सेल्फ टेस्टिंग है इसके बारे में मैं परसों भी बात कर रही थी और कल भी बात कर रही थी कि लाहौर में भतीजी वाज टेस्टिंग, और तो उसकी क्या कीमतों का कुछ पता चला है? बिल्कुल, जैसे कि आप जिक्र कर रही थी कि आप इस्तेमाल भी की थी आपने, वो मेरे भतीजे का चेक कर रही थी कि कुछ फ्रेंड्स को हो गया था, तो उन्होंने कहा कि इट्स बेटर टू बी सेफ कि हम घर में टेस्ट कर लें और अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो हम फौरन ही उसको आइसोलेट कर देते हैं। एग्जैक्टली, तो इस तरीके से लोगों में ये जो है वो कुछ हम देख रहे थे, सवालात पैदा हो रहे थे कि भाई इसकी जो कीमत है वो क्या होगी, कितने में ये मिलेगी। तो अब हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना टेस्ट की कीमत मुकर्रर कर दी है और बताया जा रहा है कि रोश, एबट और कुछ कंपनीज की पीसीआर टेस्ट की कीमत 5,000 रुपए होगी। साथ में जो दीगर किट्स हैं माया, जो कि दीगर कंपनीज की मार्केट में अवेलेबल होंगी, उनकी 3,500 तक की प्राइस होगी जो मुकर्रर की गई है।
शाहजेब? थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लग रही है, 5,000 मतलब थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। खैर एनीवे, बट देन अगेन कोई रीजन होगा, करते हैं थोड़ी सी कीमत हाँ कम उसके करें। ऊपर भी बात करेंगे, बहुत सारी और भी बातें करेंगे। बट देन अगेन ऑब्वियसली कि ये जो है ये एक अब आपके पास फैसिलिटी आ चुकी है, ऐसी कीमतें बताई जा चुकी हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारी का हमें भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, रोल अदा करना पड़ेगा। अब देखिए, हमने दो खबरें दी हैं, क्रिकेट के बारे में और एक कोविड टेस्ट किट्स के बारे में। अब हम पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और हम रोजाना की बुनियाद पर आपको आजकल ज्यादा सियासी मैदान से खबरें दे रहे हैं कि सियासी मैदान में बड़ी हलचल चल रही है। अब बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं और बहुत सारी तनकीद की जा रही है एक दूसरे पर, तो इसी पर हम आज बात भी करेंगे। इनके जो पीटीआई ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पर जलसों का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि अब ये फैसला किया गया है कि अब जलसे किए जाएंगे, बड़े बड़े जलसे किए जाएंगे पीटीआई की बड़े बड़े जलसे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवामी जलसों का शेड्यूल जो है वो तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया है। बल्दियाती इंतखाबात में मेरिट पर टिकट्स जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे। ये भी कहा है बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। इधर ऑपोजिशन के भी हवाले से शाहजेब क्या? बिल्कुल, एक जानिब ये पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतर रहे हैं, दूसरी जानिब अगर हम ऑपोजिशन जमातों की बात करें तो वहां पर भी वो मुत्तहिद होने का दावा तो कर रही हैं और मुत्तहिद होकर दिखाने की मेरे ख्याल में कोशिश भी की जा रही है। लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातें आपस में एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना बहुत नजर आ रहा है। वो हमें गुज़श्ता दिन भी हमने यही फिगर आउट किया था कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत गिराने के लिए जो है वो पुरुमीद है, कहते हैं पूरी कोशिश है कि हुकूमत घर चली जाए। ऐसे में अब क्या होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। बिल्कुल, वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब साहब मिल चुके हैं। फारूक साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सबसे पहले तो बताएगा पीटीआई को आखिरी बल्दियाती इलेक्शन में काफी मुश्किलात का सामना रहा है और अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है या फैसला किया है कि अब जो है वो बड़े पैमाने पर जलसे किए जाएंगे, अपनी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। आप क्या समझते हैं, शिकस्त की वजह गलत नुमाइंदों की जो चॉइस थी या उनका इंतखाब था वो थी? नहीं, देखें, ये तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और जाहिर बात है जब आप किसी भी सियासी मैदान के लिए, किसी भी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं तो उनकी उम्मीदवारों की इलेक्शन लड़ने की अहलियत, अवामी पॉपुलैरिटी, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। तो पहला फेज का हमारा KPK का इलेक्शन था, तो वो इलेक्शन फौरी तौर के ऊपर आ गया जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उस तरीके से डिटेल में हम अपने उम्मीदवारों को नई जांच पड़ताल कर सके टिकट्स देते वक्त। उसमें बहुत सारी जगहों के ऊपर हमारे 2-3 उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो गए। जब एक इतनी बड़ी सियासी जमात होती है और खास तौर के ऊपर आम इंतखाबात ना हो तो बल्दियाती इलेक्शन में तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि उसको इलेक्शन लड़ने का मौका मिले। तो इस बार जो है वो हमने एक पार्टी का मुस्तकिल पार्लिमानी बोर्ड कायम कर दिया है जिसकी जिम्मेदारी ये है, तमाम सूबाई सदूर की ये जिम्मेदारी है कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करें और उनको पार्लिमानी बोर्ड के सामने लाएं जिससे अच्छे उम्मीदवारों का जो है वो चुनाव मुमकिन हो सके जो इंतखाबात में हिस्सा लें और पार्टी के पैगाम को भी अच्छे तरीके से अवाम में इंतखाबात में लेकर जाएं और जीत कर अवामी खिदमत का सिलसिला जो है वो जारी रखें। वही वाली बात है फारूक हबीब साहब के पूरे पाकिस्तान में मौसम जो है वो आखिरी सर्दी और आखिरी जो है झटका देके जा रहे हैं, लेकिन जो सियासी माहौल है, सियासी मौसम है, उसमें जो है वो जलसों की तैयारी हो चुकी है। तो क्या तरीके इंसाफ के बारे में हम ये कह सकते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप हो जाएगा? फिर पहली बात यह है कि सबसे जबरदस्त बल्दियाती इंतखाबात, ताकतवर एम्पावर्ड बल्दियाती इंतखाबात वज़ीर आज़म इमरान खान लेकर आए हैं और तमाम तर मुखालफत के बावजूद पहली बार डायरेक्ट मेयर का, जिला चेयरमैन का जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें वो डायरेक्ट वोट कास्ट करेगा। तो मैं समझता हूँ पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार जो है इसको मुमकिन बनाया गया है और उनको इख्तियारात भी दिए गए हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई है, जिसका क्रेडिट मैं समझता हूँ खास तौर के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। और इंशाल्लाह ये जो आइंदा सेकंड फेज होगा KPK का भी और जो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होंगे वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो नुमाया और वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेंगे। फारूक साहब, ये भी बताइएगा कि ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है और क्या आपके लिए कोई परेशानी पैदा हो सकती है इसके बाद? देखें, पहली बात तो ये है कि जो ऑपोजिशन के ऊपर अदम एतमाद कर रही है उसका जवाब तो दे दें। हम ये फैसला तो जो है वो अब मजाक ही बन गया है और ये तो हम पिछले 3.5 साल से सुन रहे हैं जी, आज अदम एतमाद आ रही है, कल अदम एतमाद आ रही है, फिर जी हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं है। पहले ऑपोजिशन अपने खिलाफ जो अदम एतमाद उन्होंने स्टेट बैंक
बिल के मौका पर सेनेट में की है, उसके ऊपर तो पार्टीज के अंदर पूछगीछ कर लें। अभी ये जो हालिया मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी के साथ शहबाज शरीफ की, तो उसमें ये भी चेक कर लें कि पेट फाड़ के दौलत निकाल रही है, क्या सड़कों के ऊपर उनको लाड़काना की घसीट लिया गया है। ये इस किस्म की बातें जो है वो करते रहते हैं, जिन बातों को हम संजीदगी से नहीं लेते, ना ही उनके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई हकीकत जो है वो शामिल होती है। जबकि अपोजिशन को तो सिर्फ एक चीज चाहिए, वो एनआरओ चाहते हैं, इंसाफ का खौफ है, लूटा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा, उस चीज का खौफ। ठीक है फरूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर मुमलिकत, और इस हम जो हम मामलात देख रहे हैं मुल्क में, सियासी मामलात, उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो लेकिन इस पर अभी तज्जिया भी ज़रूरी है, और वो तज्जिया भी के लिए भी हम किससे बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, हमारे सीनियर एंकर सरवत वलीम हमारे साथ, जिनसे अभी मुलाकात भी हमारी हुई और हम लोग साथ भी थे, और ऑब्वियसली उनसे कुछ सवालात करने से ज़रूरी है, बिकॉज मैं समझती हूँ कि हम जब इस तरह के जब तज्जिया हमारे सामने आता है तो बड़ा अनबायस सा होता है, और उसमें मेरा ख्याल है काफ़ी एक अलग सा पर्सपेक्टिव देखने को और सुनने को मिलता है। बहुत शुक्रिया सरवत वलीम, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत खुशी की बात है। ज़रा सिचुएशन पे आ जाते हैं कि हुकूमत ने अवामी जलसों का स्केड्यूल जो है वो तैयार कर लिया है। बल्दियाती इंतखाबात में जलसा अपोजिशन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, आपके ख्याल में? साल 2022 ये वैसे भी इंतखाबी मुहिम का साल है, और जिसे अपोजिशन की तहरीक में सबसे ज़्यादा जोश नज़र आने की वजह भी ये साल 2022 है। मगर ऐसा नहीं है कि अपोजिशन जो चाहे वो करेगी, हुकूमत खामोश बैठी रहेगी। हुकूमत ने भी अपना लाहे अमल एक तरतीब दे दिया है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किल में है, क्योंकि मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, मुल्क के अंदर महंगाई है, और हमने इसकी एक रिसेंट जो एग्जाम्पल हमारे सामने है वो अपने ही घर में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब की जमात के हवाले से शिकस्त है। बल्दियाती इंतखाबात में जो उन्हें शिकस्त हुई, पार्टी के अंदर भी अंदरूनी इख्तलाफात हैं, और इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा इस वक्त अपोजिशन समेट रही है। मगर ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब खामोश रहेंगे, और हम ये जानते हैं, इस बात में कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब ने अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने का फ़ैसला कर लिया गया है। जलसों के शेड्यूल के हवाले से उनकी बात चल रही है। अगर तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ख़ुद इन जलसों की निगरानी करेंगे, अवाम के दरमियान आएंगे, बराह रास्त खिताब करेंगे, तो हम सब जानते हैं कि अपोजिशन फिर मुश्किल में आ सकती है। फ़िल वक्त हुकूमत के लिए बड़ा कड़ा वक्त है, मुश्किलात हैं। इमरान खान साहब की शख्सियत बड़ी जादुई है, सहरंगेज़ है। उनका वोटर किसी भी, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी जो इस वक्त भी है, बावजूद इसके कि शदीद बहरान है मुल्क के अंदर, उनका वोटर उनसे नाराज़ ज़रूर है कि जो वादे किए इमरान खान साहब ने वो पूरे नहीं किए। मगर उनकी, इमरान खान साहब की कामयाबी इस बात से हम जान सकते हैं कि उनका वोटर नाराज़ होने के बावजूद भी किसी दूसरी पार्टी के अंदर शामिल नहीं हो रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन के जलसे हैं तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अच्छा सरवत वलीम साहिबा, साथ में मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नून लीग के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात वैसे नहीं हो पा रहे जैसे पीटीएम के इब्तदाई दिनों में थे, आप क्या समझती हैं कि अब जो तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया है, इसमें भी हो सकता है कि अपोजिशन दोबारा से नाकाम होगी? आपको क्या लगता है? देखिए, सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर कोई भी हो, हर सियासी जमात का एक अपना मुफाद होता है, और अगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुक की आप बात करते तो इन दोनों जमातों का मुफाद भी अलग अलग है, इनका मुफाद एक नहीं है, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, वहाँ पर शहनशाहियत का जो ताज होता है, हर जमात चाहती है कि हमारे सर पर सजाया जाए, और इस वक्त ये दोनों जमातें यही कर रही हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ आपको याद होगा जब ये तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया गया था, जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया गया, तो ये बात हुई थी कि तमाम काम और तमाम जिद्दोजहद या पूरा दबाव बराबर की बुनियाद पर शर्त ये थी कि तय किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं हो सका। इसमें इख्तलाफ तब पैदा होना शुरू हुआ जब आज़िम नज़ीर तारड़ साहब के नाम के ऊपर इख्तलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुआ। फिर हमने देखा कि जरदारी साहब ने कहा कि अकेले हम बोझ नहीं उठा सकते, मियां नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना होगा, जेल काटनी होगी, ये दबाव दोनों को मिलकर बर्दाश्त करना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थे। अब फिर ये जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं। एक बिल्कुल रंग बिरंगा सा मेला है जिसके अंदर हर कोई अपने मज़े की, अपने मुफाद की चीज़ को देख रहा है। जहाँ तक बात है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से,
इसके बारे में पहले भी बातें हुई, इसके बारे में अब भी बातें हुई और इसके बारे में मुसलसल बात होती रहेगी। मगर ये जो मामलात हैं ये इन महीनों में कंप्लीट नहीं होंगे, ये मामलात चलेंगे साल 2022 के अवाखिर तक। ये मामला यूं ही लटकता रहेगा, चलता रहेगा, मगर इसका नतीजा कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात हुकूमत के हल्के या हुकूमती जमात भी जानती है कि इनके अपने दरमियान इतनी फूट है। इसी वजह से बार बार हुकूमती वज़रा कहते हैं कि जनाब आइए तहरीक अदम एतमाद लेकर आइए, क्योंकि हुकूमत को एतमाद इस मामले पर है कि सेनेट के अंदर बावजूद अपोजिशन की अक्सरियत होने के अपोजिशन वहाँ पर कुछ नहीं कर सकी और हुकूमत अपनी मनमानी करती है जहाँ पर चाहती है। तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब भी बात आएगी तो इसे अब मज़े का खेज़ इसलिए समझा जाएगा कि इन दोनों पार्टियों का मुफाद अलग अलग है। इन दोनों का मकसद तो यही है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की हुकूमत की छुट्टी कर दी जाए, मगर जब मकसद एक हो और रास्ते अलग हों तो फिर मंजिल कभी हासिल नहीं हो सकती। तो ये तहरीक अदम एतमाद है, ये कभी नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो ये मुसलसल नाकाम होती चली जाएगी। अच्छा सरवत, एक बताइए आपके ख्याल में, क्योंकि कहा जा रहा है पंजाब में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी होगी, दोनों ने बुनियाद पर समझौता किया है। मतलब अब क्या समझते हैं कि वाकई पीपीपी ने नून लीग को पंजाब देने का फैसला कर लिया अकॉर्डिंग टू यू? तय नहीं हो सकता। ये दोनों जमातें एक दूसरे की बातों पर, एक दूसरे के बयान पर यकीन नहीं करती, तो फिर कोई आम आदमी, मैं हूँ, आप हूँ या फिर कोई भी शख्स हो, वो इन जमात की बातों पर या इनके बयानात पर कैसे यकीन कर सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब के हवाले से नून लीग को दे दिया जाए और ये बंदर बांट वो खुद नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा करती रही है कि पंजाब के अंदर हम आएंगे, हम पंजाब के किले को फतह करेंगे, उसी तरह से फतह किया जाएगा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पंजाब के अंदर इसको फतह किया, इसके अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। तो पीपल्स पार्टी भी यही ख्वाब देख रही है, इसलिए आपने देखा कि पंजाब के अंदर इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो नून लीग से कह दें कि जनाब आप पंजाब को ले लीजिए, हम सिंध को ले लेते हैं, एक बंदर बांट हम मिल बैठ कर लेते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम सड़कों पर घसीटेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था हम पेट फाड़ेंगे, पैसा पाकिस्तान का ले आएंगे। फिर हमने देखा कि ये दोनों जमातों के लोग आपस में बगलगीर हुए, एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते, कोई झुक के मिल रहा था, कोई किसी के घर पहुंच रहा था। तो ये सब बयानबाजी है। 2023 के आम इंतखाबात तक अपने वोटर को पुरजोश करने के लिए या अपने वोटर को मुतासिर करने के लिए इस किस्म के हरबे या इस किस्म के बयानबाजी चलती रहेगी। तो इस समझौते को सिर्फ एक मजाक समझना चाहिए, इसे संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो ऐसे हरबे भी इस्तेमाल किए जाएंगे और इस तरीके से इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज किया जाएगा, तनकीद भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया। सरवत वलीम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इस पर तज्जिया कर रही थी जो इस वक्त मुल्क के सियासी हालात चल रहे हैं। हालात कहीं और भी कुछ चल रहे हैं, हालात बहुत सारे चल रहे हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज सो गुड टू हैव यू ऑन द शो। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि तमाम हमारे जो एंकर्स हैं, स्पेशली वही फीमेल एंकर्स हैं, उन सबको हम जरूर लेंगे। सबसे पाकिस्तान में एक्चुअली सबको लेने की इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। लेकिन ये क्या है शाहज़ेब, व्हाट इज दिस? शिजा फिजा फिजा शिजा शिजा फिजा फिजा शिजा, क्या हो रहा है ये पहले तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है और मुझे भी समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, भी हो रहा है साथ में। तो आप मुझे समझाएंगे क्या हो रहा है? ये हम समझाएंगे लेकिन ब्रेक के बाद समझाएंगे। अभी हमें तो ये खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शिजा फिजा जो हो रहा है सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है, मुख्तलिफ मीम जिसके बारे में बन रही हैं, अब मुख्तलिफ पोस्ट लोग लगा रहे हैं, स्टेटसेस लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर आपको नहीं पता मेरी तरह तो ये जानने के लिए रहेगा हमारे साथ। शिजा फिजा नहीं, सुबह सवेरे पाकिस्तान कर रहा है आपका इंतजार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, अभी कुछ दिनों पहले भी हमने जब पुलिस एहलकारों को अपने प्रोग्राम में लिया था, हम सराहते भी हैं जब अच्छा काम किया जा रहा होता है, जब अच्छे इकदाम उठाए जाते हैं। लेकिन एक इकदाम ऐसा है जिस पर हम सबका सर शर्म से झुक गया और उसकी वजह यह है कि हमने ये देखा कि कोरंगी में जो मददगार पुलिस है, जिनका काम है मदद करना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना,
उनकी जानिब से एक ऐसे शख्स पर जो कि ज़हनी तौर पर माजूर शख्स है आमिर, उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और यही नहीं, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि उसके गले में रस्सी डालकर उसका गला दबाया गया, साथ में जिस तरीके से उसको घसीटा गया, फिर उसके बाद उसकी कमर पर लातें बरसाई गई, उसको वहां से ले जाया भी गया, थाने ले जाया गया, क्योंकि जो अहले खाना है वो भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि थाने ले जाकर भी बदतरीन तशद्दुद किया गया है। माया, मैं सिर्फ इस वाक़े को सुनकर शाहज़ेब ये कह रही हूँ कि भरोसा बनने की इब्तिदा होती है और फिर चिकनाचूर हो जाती है। हम फिर एक उम्मीद लगाते हैं कि ठीक है जी, हमारे पुलिस एहलकार हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है, कौन सी तकलीफ़ है, कौन सा ऐसा अंदर से एक इमोशनल टॉर्चर ट्रॉमा है आपका, जो आप देखें वो एक स्पेशली चैलेंज्ड इंसान था ना, अगर आप उसको भी छोड़ दो, एक आम इंसान है, आप इंसान है, आम इंसान, मैं वर्दी में हूँ, मैं आपकी सर्वेंट हूँ ना, आपके टैक्सेस से मेरी सैलरी आती है ना, आपके पैसे कटते तो मेरी सैलरी आती है ना, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं अपने ओहदे को, अपनी वर्दी को इस तरह से इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आती। बेसिक रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और इसी तशद्दुद के बाद उन्होंने देखा कि एसएसपी जो करंगी है, उन्होंने इसका नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद जो मुल्ज़िमान है, यही बताया जा रहा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तहकीकात का आगाज़ भी किया गया है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए जो हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी 92 न्यूज़ हैं, महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, जिस तरीके से पूरा वाक़या हम देख रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद नोटिस लिया गया, तहकीकात भी की जा रही है, लेकिन बेसिकली ये वाक़या पूरा है क्या, ये पेश क्यों आया? देखें, जो ज़हनी माजूर शख्स है ये अपने घर के बाहर यहाँ पर मौजूद था और बताया जाता है कि मतदार 15 को बैटरी चोर के हवाले से पहले इत्तला दी गई और जब पुलिस मोबाइल पहुंची तो उसने इस ज़हनी माजूर शख्स से चंद सेकंड की पूछगिछ की। इसकी जो वीडियो है वो बहुत ही दहला देने वाली है और यकीनी तौर पर उसके मनाजिर जो हैं वो नाकाबिले बयान है। उस पूछगिछ के बाद जो है वो एक एहलकार की जानिब से इस ज़हनी माजूर शख्स को, ये शख्स जो है ये पूरी ज़िंदगी सऊदी अरब में रहा, वहीं पर पैदा हुआ, सऊदी हुकूमत ने इसके ज़हनी मरीज होने के जो दस्तावेजात हैं वो जारी किए थे, हमने वो दस्तावेजात देखे, तमाम मामला सामने आया। उसके बाद हमने इस खबर को चलाया था, जिसके बाद जो है वो अब उस पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकायदा मुकदमा इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया है और इस हवाले से तहकीकात जारी है। एसएसपी करंगी शाहजहां है, वो कल इस ज़हनी माजूर शख्स के घर भी गए थे, उससे माजरत की और उन्होंने पुलिस का इमेज बेहतर करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ आरिफ महमूद साहब, आपके वक्त देने का, और कम से कम हमें एक अनबायस्ड सिचुएशन का हमें पता चला। वाकई में बहुत तकलीफदेह सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। लेकिन शाहज़ेब, हमें कोई ऐसा जिम्मेदार शख्स जो इस वक्त हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव भी हों, जो खुद इस तरह के मामलात को देखते या गुजर चुके हों, एक उसमें एक और जो है वो कनेक्शन आता है, मैं समझती हूँ। तो हमारे साथ जो है आज हमारे गेस्ट भी हैं, बिल्कुल रुकन कौमी असम्बली रहनुमा तहरीक इंसाफ आलमगीर खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आलमगीर खान साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, हम जिस तरीके से देखते हैं पुलिस का काम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, तशद्दुद करना नहीं है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस का काम है। जो ऐसे कानून के रखवाले ही जब कानून हाथ में लेंगे तो फिर सर तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? यकीनन ये जो वीडियो है ये बिल्कुल दिल बहलाने वाली वीडियो है और साथ ही अगर कोई ये देखता तो महसूस करता है कि ये पुलिस वाला, ये अकेला एक पुलिस वाला नहीं है, पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, रियासत का ये नुमाइंदा है। यानी रियासत ऐसे ट्रीट करती अपने स्पेशल पर्सन्स को, तो ये बड़ा गलत मैसेज जाता। और दूसरा ये कि देखें, यहाँ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पुलिस की सिविलियंस के साथ डील करने की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। और ये क्यों होता? क्योंकि यहाँ सियासी भर्तियां होती। यहाँ सिंध के एक्स आईजी की स्टेटमेंट है कि 6000 से ज्यादा उसने इलीगल और सियासी भर्तियां की है और वो चूंकि ये पैसे देकर आते, मेरिट के खिलाफ आते, और फिर इनका पहला मोटिव भी ये होता कि जब हम पोस्ट पर आए, हम ओहदे पर आए, तो हमने कैसे अपने पैसों को रिकवर करना जो हमने खर्च किए थे। तो सिर्फ मकसद ये है कि जहां मेरिट की पमाली होगी वहां इसी किस्म के लोग आपको नजर आएंगे। आपने देखा इसी कराची में पुलिस आपको क्राइम में नजर आती। हाल ही में कोरंगी में एक
एक डाकुओं का गैंग था, वहां SSU का कमांडो उस गैंग को लीड कर रहा था। फिर कश्मीर रोड पे एक मोबाइल चोरी की डकैती का वाकया होता, तो वहां नजर आता कि एक पुलिस एहलकार वो डकैती कर रहा था। तो ये जगह जगह जब मेरिट नहीं होगा तो कोई भी क्रिमिनल उस पे आ जाएगा, आपके रिक्रूट हो जाएगा और वो अपनी हरकतें करेगा। तो इनकी जरूरत है कि फिल्टर, बाकायदा इनको फिल्टर किया जाए। पुलिस को जरूरत है कि इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए, अपने अंदर जो इनके सियासी भर्तियां हुई है उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाए और उनका जहन देखा जाए वो किस जहनियत के मालिक है। अब वही क्रिमिनल्स अगर आपको वर्दी में दंदनाते फिरते नजर आए तो शहरियों को क्या खाक तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? सही बात है कि जो शहरियों को क्या खास तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा आलमगीर, क्योंकि अगर एक वर्दी में शख्स जो कि मेरे लिए, मेरी हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद है, उसका काम, उसकी नौकरी, उसका हलफ, उसकी कसम जो उसने ली थी वो मेरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, मेरी खातिर जान देने की है। लेकिन अगर आपने देखी होगी, सुनी होगी, इस तरह आपने इस वीडियो के बारे में देखा, पुलिस को ये हक कहां से आ गया कि पूछताछ करने के बजाय सीधा तशद्दुद। मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये वीडियो देखने के बाद क्या रिएक्शन होना चाहिए एक आम इंसान का। और अगर आम इंसान इन पर हाथ उठा दे तो फिर ये होगा कि पुलिस एहलकार पे हाथ उठा दिया। देखिए, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि इन ओहदेदारों की, और ये सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, ये पूरे ब्यूरोक्रेसी पर और जो भी आला ओहदेदार है इन सब पर आयद होती कि इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पब्लिक इनसे पूछ नहीं सकती। और फिर अगर आप कल को अदालतों में जाते या इनके सीनियर अफसरान के पास जाते तो आपको आपको धक्के लगते दफातरों में, आपके बाल सफ़ेद हो जाते, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल के आता। इसीलिए ये लोग बेखौफ हो जाते, इसीलिए ये लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। अब आप देखें, ये वीडियो भी किसी मोबाइल से बनाई गई या किसी प्राइवेट जगह से, ये कैमरे से ये वीडियो मिली। आपके शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद ही नहीं है, जो कि कागज पे पिछले 2017 से चला आ रहा कि 10,000 CCTV कैमरास शहर में लगाने, 30 अरब का प्रोजेक्ट है, मॉनिटरिंग सेल्स बनेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और इसी वजह से कोई वाकया आता, कोई क्राइम का वाकया होता, हमें कभी बैंक की CCTV की फुटेजेस चाहिए होती, कभी हम किसी आसपास जनरल स्टोर, किसी प्राइवेट कैमरा ढूंढ रहे होते कि कहीं से फुटेज मिल जाए। कोई ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट का सिस्टम ही नहीं है वहां, जबकि लाहौर में, इस्लामाबाद में, इवन फैसलाबाद में सेफ सिटी नाफिज हो चुका है, पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट नाफिज हो चुका है। तो ये सब चीजें देखें, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, पुलिस को जरूरत है कि इक्विप्ड किया जाए। आज हमारी पुलिस जो है वो आज भी वही हालात है, कोई टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं है। वहां दर्जनों मोबाइल छिन रहे, कोई 12,000 से ज्यादा तो मोबाइल छिन चुके हैं पिछले 8 महीनों में, तो और 54 लोग मारे जा चुके हैं पिछले 8-9 महीनों में। तो ये सब बिल्कुल ऐसे ही है, और ये वाकयात अब बढ़ते जा रहे हैं। ये लोग पुलिस को बेहतर बनाना नहीं चाहते, बेहतर बनाया नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरीके से आलमगीर खान साहब हम देख रहे हैं कि अगर यही रवैया रहा पुलिस का तो फिर जो शहरी हैं वो तो मुश्तिल होते रहेंगे। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पर कम्युनिटी गाइड पुलिस जो है उनको मुतारिफ करा रही है। हर थाने में हम देख रहे हैं कि हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, वहां पर वो मौजूद होते हैं, लोगों की रहनुमाई फरमाते हैं, उनका रवैया बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं। आप समझते हैं कि सिंध में भी बहुत जरूरत है इस वक्त पुलिस का रवैया ठीक करने की, और बहुत जरूरत है पुलिस को बेहतर बनाने की? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि एक तो जैसे आपने कहा, पंजाब में KPK में भी ये चीज़ की गई, कम्युनिटी पुलिसिंग की बहुत ज़रूरत है। वहाँ लोकल कम्युनिटी को थाने के साथ उसकी इंगेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कराची में स्पेशली कि एक थानेदार SHO वो मेरे हल्के में 1 महीने से ज़्यादा कोई टिकता ही नहीं। वो उसकी सियासी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती, वो थाने शहर में बिकते हैं। कराची में हर थाने का अपना एक रेट है, जहां ज्यादा क्राइम होता वहां से ज्यादा आमदन होती। आमदन से मुराद ये कि वहां थाना बता ले रहा होता, वहां जहां जराइम पेशा अफराद ज्यादा होते वहां थाने की इलीगल ये आमदन ज्यादा होती, वहां बता लेता, रिश्वत लेता, तो थाने के रेट लगते। हर SHO अपने मनपसंद थाने पर जाने के लिए पैसे खर्च करता,
वो पैसे खर्च करके अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग कराता। अब आप सोचिए कि जहां थाने बिक रहे हो तो वो फिर जो पैसे देकर थाने पर पोस्ट हुआ है, उसने जब वो ओहदे पर आए तो उसने रिकवरी करनी है अपनी, और यहाँ लाखों रुपए के थाने बिक रहे होते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि एसएचओ अगर कहीं तैनात हो उसको कम से कम 2 साल वहां पर फिक्स किया जाए, वो वहां पर 2 साल तक वहीं रहे ताकि कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट हो। सही। आलमगीर, एक बहुत अहम सवाल मेरे सामने है और वो मेरा करना फ़र्ज़ है आपसे। शेरशाह धमाके में आपका नाकाबिले जो है वो तलाफ़ी नुकसान हुआ। हम हमेशा आपसे आपके लिए दुआ करते हैं, आपके वालिद साहब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आपने सिंध हुकूमत को जनाब 7 रोज़ की मोहलत दी थी और वो मोहलत ख़त्म हो गई, अब क्या करने का आपका प्लान है? जी। देखिए, मैंने 7 रोज का टाइम इनको कहा कि मुझे बताएं कि आप इस मसले पर क्या आप समझते हैं, क्या मंसूबा है, क्या हरकत करेंगे, और मुझे एटलीस्ट कुछ शेयर करें मुझसे। लेकिन इन्होंने कोई राब्ता, कोई बात, कोई हरकत नहीं दिखाई। अब मैंने इस इशू पे, और शायद इसलिए कि मैं अकेला गया था, शायद इसलिए कि मैं नियत्ता एक विक्टिम के तौर पे गया था। यहाँ तो जो भीड़ लेके कहीं सड़क पर बैठ जाता उनकी सुनवाई होती। तो अब मैं भी इसके लिए एहतजाज करूंगा। देखिए, मेरा जो नुकसान हुआ वो जैसा आपने कहा कि वो इर्रिपेयरेबल है, वो नहीं हो सकता, वो वापस नहीं हो सकता। लेकिन इस चीज का एहसास है, और ये बात मुझे खाई जा रही है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। ये बात खाई जा रही है कि जिस बात पर मैं 5 साल से चिल्ला रहा था मैं ही उसका विक्टिम बन गया। तो इसका एहसास करते हुए कि ये आइंदा किसी के बाप, बेटे, भाई के साथ ना हो, इसके लिए आवाज उठानी है, इस इशू पर लोगों को यकजा करना, इस इशू पर एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस देनी। तो इसका एहसास करते हुए हम एहतजाजी अपनी एक तहरीक चला रहे और लोगों को जमा करेंगे। एटलीस्ट सिस्टम में हरकत आए, एटलीस्ट इस इशू को इशू समझा जाए, ताकि बाकी किसी की जान ऐसे ना जाए कि वो घर से किसी काम के लिए निकला और पता ही ना हो कि किस हादसे का शिकार हो जाए। अल्लाह ताला से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आरिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वाकई में इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्लियर होकर बता दिया कि कहाँ पर हमारी वीकनेसेस हैं। शाहजेब का पॉइंट कि जब पंजाब पुलिस या उन्होंने कहा कि पीके पुलिस भी इस पर काम कर रही है तो वाकई में एक बहुत बड़ा खला है जो हमें देखकर आइडेंटिफाई कर उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आलमगीर साहब। तो अब शाहजेब हम बढ़ रहे हैं उस इशू की तरफ जो मुझे आपकी समझ नहीं आया कि वो क्या इशू है। सो व्हाट इज हैपनिंग? बिल्कुल, प्रोग्राम में बहुत सारे पहलू हैं जिन पर बात करनी है, बहुत सारे मौज़ूआत हैं, जैसे कि ये तो जिक्र हो गया, क्राइम की भी बात हो गई और भी सियासी मैदान की भी बात हो गई। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें चल रही हैं जो हम रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं, वो वायरल होती जा रही हैं। सोशल मीडिया पे तो कुछ भी चल जाता है, मीम्स में इजाफा होता जा रहा है। एक स्टोरी चल रही है शिजा फिजा की। ये शिजा फिजा कौन है, क्या करती हैं, इनका किस ड्रामे से ताल्लुक है? जैसे कि बताया जा रहा है कि हकीकत ड्रामा था जो कि आज तकरीबन 1.5-2 साल पुराना ड्रामा है। अच्छा। और उस ड्रामे का ये किरदार थे, 2 किरदार, शिजा और फिजा, जो कि निभा रही थी अदाकारा किरण ताबीर, और ये एक तरह से डबल रोल था जो कि वो निभा रही थी। अच्छा। और उसके बाद जो है वो ये वीडियो वायरल होना शुरू हुई है और अचानक वायरल होना शुरू हुई है। मीम्स भी बन रही हैं, पोस्ट भी आ रही हैं। तो मतलब जो ड्रामे को मकबूलियत मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो एक सोशल इशू था, वो एक फैमिली इशूज था, वो एक खानदानी पॉलिटिक्स पे मेरी खाला फुप्पो चाची वाला जो होता है, वो 2 साल बाद उसको शोहरत मिली। चलो शायद इस वजह से अब कोई लोग स्टोरी भी देख ले, सिर्फ मीम तक ना फंसे रहे, स्टोरी तो पता चले है क्या। तो आज हमारे साथ मौजूद है मेहमान। बिल्कुल, इस ड्रामे के अदाकार अशर असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे कि ये वजह क्या थी कि ये अचानक ये वीडियो कहाँ से आई? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है, खैरियत से? क्या किया ये आपने? यही आपसे सवाल है, ये शिजा फिजा क्या है? फिलहाल तो मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह की चीज नहीं थी जितने ये क्लिक हो गए हैं और हम खुद एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि फिजा शिजा शिजा अब एक ईडीएम बन जाएंगे। कोई भी गड़बड़ का मामला हो तो हम कहा करेंगे यार ये सब फिजा शिजा हो गए।
तो ये जो मीम्स चल रही हैं बहुत सारी और हर किस्म के हम मीम्स देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो बताइएगा आपकी फेवरेट मीम्स कौन सी? आपने बहुत सारी देखी? मैं तो फिलहाल हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी तख्लीकी सलाहियतों को दाद देना चाहूँगा और एक उनसे मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, मेरा ख्याल है ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं, इसके अलावा हमारे मुल्क में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, अगर उनको वो उजागर करने की कोशिश करें तो शायद किसी तबके का फ़ायदा हो जाए। लेकिन बहरहाल हमारे व्यूवर्स को कौन रोक सकता है, और माशाल्लाह बड़ी बड़ी कमाल की मीम्स हैं। मैं कल देख रहा था किसी रेस्टोरेंट ने 50% डिस्काउंट ऑफर किया फॉर एवरी फिजा शिजा। यानी कोई तो ये क्या सीन था, कोई इसमें क्या एग्जैक्टली अगर प्रिसाइज थोड़ा समरी में बता सके क्या सीन क्या था? एक्चुअली एक बेसिकली ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होकर एक ड्रामा बनाया था, एक ट्रू इवेंट था। ऑब्वियसली जब हम ड्रामाई तश्कील करते हैं तो काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, फिक्शन आ जाता है। सिर्फ एक मेन पॉइंट हमने ओरिजिनल स्टोरी से उठाया था। दो जुड़वा बहनों की कहानी थी जिनकी एक ही घर में शादी होती है और वहाँ एक वही ट्रेडिशनल फुफ्फो मौजूद हैं और वो साजिश करके तो मुझे मैं वो साजिश करके उन खवातीन को आपस में बदल देती हैं, गलत शौहरों के कमरों में भेज देती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट होता है। और सारी कहानी साजिश के तहत भेजा जाता है। दुल्हनों को भी नहीं पता होता उनके शौहर कौन से दिखने में। बेसिकली इसी चीज पे ज्यादा कंट्रोवर्सी बन रही है कि जी आज के दौर में ऐसा कैसे होता है। देखिए पहली बात तो ये कि हम लोग ना एक छोटा सा क्लिप देख के डिसीजन निकाल लेते हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। एक चीज कौन जानता है ये बात? पूरा ड्रामा ना देखा हो तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? हमारी कोशिश होती है कि ड्रामे में हर चीज की लॉजिक बयान करें, कोशिश करें। दूसरा एक चीज है कि ड्रामा एंटरटेनमेंट है, फैंटेसी है, जरूरी नहीं होता कि हर चीज लॉजिक है। अगर हम लॉजिक में हैं तो सुपरमैन उड़ रहा है भाई, वो कैसे उड़ रहा है? फिर तो वो भी सारा कुछ एक आप कहें उस पर भी मीम्स बने सारा। तो ड्रामा फैंटेसी है, फिल्म फैंटेसी है, लार्जर देन लाइफ है, बेसिक पर्पस एंटरटेनमेंट होता है और लोगों ने एंजॉय किया। कितना आपसे कनेक्ट करता है तो वो दिखाता है कि वो स्वैप हो जाती हैं दोनों दुल्हने और फिर वो अचानक से वो एक क्लाइमेक्स आता है, जाहिर है मैस क्रिएट होता है। और दूसरा इस प्ले में एक और मैसेज था जो मेन हमारा फोकस था, जिस मैसेज की तरफ हमने तवज्जो करनी थी वो हाईलाइट ही नहीं हुआ। बेसिकली हमारे माशरे में कुरान मजीद का गलत इस्तेमाल किया जाता है कसम उठाने के लिए। तो बेसिक हमने इसमें ये इशू रखा था कि जब वो खातून ये हरकत करती हैं तो वो झूठा कुरान उठाती हैं, जिसकी फिर उनको सजा भी मिलती है। जो मैसेज था कि यार इस तरफ ना जाएं और वो सारा मैसेज वो पूरी स्टोरी सारा खत्म और फिलहाल सिर्फ फिजा शिजा। अच्छा से भाभी मुझे बताओ और बताइएगा क्या ये फिजा शिजा हो क्या रहा है? लोग मीम्स क्या बना रहे हैं? मतलब मैं फिजा मैं शिजा ऐसा कुछ हो रहा है? देखें जी धनिया और पुदीना की तस्वीर और उसके नीचे लिखा है फिजा और शिजा। अब ये कहाँ से रिलेट हो रहा है? मतलब जो भी चीजें मिलती जुलती है कोई भी फिजा शिजा बन रही है। और मैं ऑब्वियसली ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा लेकिन बेतहाशा ब्रांड्स ने अपनी जो कैंपेन्स हैं वो फिजा शिजा के ऊपर डिजाइन करने मतलब हम इंट्रो कर सकते हैं कि जनाब मैं हूँ फिजा और मैं हूँ शिजा। हम इतने नहीं मिलते जुलते, मतलब कुछ भी वो वाला पॉइंट है कि कुछ भी करेंगे क्या? एक रेस्टोरेंट ब्रांड है तो उन्होंने 2 चिकन पीस की तस्वीर लगाई हुई, बड़ा नोन ब्रांड है और उस पर लिखा है फिजा एंड शिजा। कोई भी हो टेस्ट सेम है। अच्छा जो फिजा शिजा इन्होंने किया, शायद आप एक सवाल ये इन्होंने फिजा शिजा किया जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका आपसे राब्ता हुआ, उन्होंने क्या कहा? हम उन्हीं की बात करने जाते हैं जो किरण ताबीर है। जी 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 उनका क्या कहना है? वो क्या खुश हैं, परेशान है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ऑब्वियसली एंजॉय कर रहे हैं सब लोग क्योंकि एक बड़ी मजेदार सी वो मीम्स भी चल रही हैं, डिस्कस भी हो रहे हैं। लेकिन अभी तक उनका कोई बहुत ज़्यादा ओपन बयान नहीं आया। उन्होंने भी यही कहा है कि लोग अपनी सलाहियतों को कहीं और इस्तेमाल करें इन चीज़ों के ऊपर। देखिए फेम तो मिल रहा है ना, फेम तो मिल रहा है, देखिए इट्स गुड ना फॉर ऑल द एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स। अच्छा फेम मिल रहा है लेकिन एक चीज़ है कि प्ले ऑलरेडी क्लिक था। ये चीज़ मैंने कल भी एक जगह इंटरव्यू में क्लियर की है। एक्चुअली ये जनवरी तक अगर आप देखें ना तो इस प्ले के यूट्यूब पे जो व्यूज थे वो ऑलरेडी 8 मिलियन को क्रॉस कर चुके थे। और अब कितने हुए? अब सिर्फ 8.4 या 8.5 मिलियन हुए। यानी कि आफ्टर मीम्स देखने के सिर्फ 0.45 मिलियन लोगों ने ड्रामा देखा है। तो सिर्फ वो क्लिप वायरल हो रहा है, लोग ड्रामा अभी भी नहीं देख रहे। ड्रामा देखेंगे तो फैसला करेंगे। तो फराज और जैन क्या कह रहे हैं इस पे? फराज और जैन में से जो नुमान साहब हैं वो तो स्टिल टर्की हैं अभी। उनकी एक कमर्शियल थी वो टर्की गए हुए हैं, तो मेरे खैर राब्ता है, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, फेसबुक और इंस्टा पे स्टेटस लगा रहे हैं। कितना मजा आ रहा होगा ना उनको। ऑब्वियसली सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यार, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन कोई है जो नाराज है जिसको ना पसंद आया हो? अच्छा नहीं कोई भी नहीं है ऐसी बात। देखें लोग तनकीद कर रहे हैं और उसमें एक मेरा मैसेज भी है व्यूअर्स के साथ, तनकीद करें लेकिन तज़हीक ना करें। कुछ मैंने मैसेजेस और कमेंट्स देखे हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा मतलब बैड लैंग्वेज यूज की जा रही है। अच्छा फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और वीलॉगर्स हैं जो अपनी रेटिंग्स और व्यूज हासिल करने के लिए इस पे तबसरे कर रहे हैं और वो तबसरे तज़हीक आमेज़ है। देखिए एंटरटेनमेंट है, एंजॉय करें, हम पे फन बनाएं, कॉमेडी करें, हम खुद एंजॉय कर रहे हैं, कोई ऐसी बात तज़हीक ना करें। जातियात पे ना एक एंटरटेनमेंट है आप लोगों ने किया और मेरे लिए ये मैं समझता हूँ ज्यादा सक्सेस है कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं किसी भी सेंस में कर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आप ड्रामास के हिदायतकार हैं तो हम थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाते हैं, फिजा शिजा से थोड़ा सा आगे भी चलते हैं कि आजकल जो
जो ड्रामाज बन रहे हैं, जिस किस्म की स्टोरीज बनाई जा रही हैं, आप समझते हैं कि बिल्कुल सही ऐसी स्टोरीज बननी चाहिए, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? देखें शाजिब, मुझे तकरीबन 2001 से मैं इंडस्ट्री में हूँ और 2011 से मैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, और मैं अक्सर ये स्टेटमेंट कहता हूँ कि मैं पिछले 21-22 साल में एक ही ड्रामा बार बार बनाया है। वही सास बहू की कहानियां, मतलब वही सास शादी बहू के से हट मसाइल। के भी जो कहानियां हैं वो बहुत मिलती जुलती हैं। जिस तरह ऑब्वियसली बहुत बड़ी एग्जांपल है परिजाद, एक डिफरेंट प्ले था और बहुत हिट हुआ है। तो मेरा ख्याल है हमें तजर्बे करने चाहिए। हम एक हमारा शॉर्ट मूवीज का प्लेटफॉर्म है एलिमेंट्स प्राइम, उसके ऊपर हम शॉर्ट मूवीज कर रहे हैं, वहाँ हम तजर्बे कर रहे हैं, वहाँ डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स भी कर रहे हैं और उस पर कुछ ऐसी चीजें भी कर रहे हैं जो टीवी पे नहीं चलती, लेकिन वो हम बड़े दिल से बना रहे हैं। लेकिन कोई राइटर अगर कुछ ऐसा लिख ले कि जो, जैसे कि आप परिजात की एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स हैं क्या उस चीज को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी तो है कि ये मार्केट में हिट होगी, प्रोड्यूसर्स काफी हद तक बेबस हैं। बेसिकली हमें चैनल्स की राय के मुताबिक चलना पड़ता हाँ, है। ये मैंने भी सुना है। चैनल्स का एक मैंने भी अपना सुना है। कंटेंट डिपार्टमेंट है और वो चैनल ने कहना। अच्छा, अब होता क्या है कि एक चीज जब हिट होती है तो वो भेड़ चाल शुरू हो जाती है कि यार इसी किस्म के ड्रामे शुरू कर दो। तो ऑब्वियसली मुझे तो लग रहा है ये फिजा शिजा बहुत जल्दी आप देखेंगे एक फिल्म अनाउंस हो जाएगी। तो फिजा और शिजा, मैं तो सोच रहा हूँ मैं इस नाम को रजिस्टर्ड कर लूँ, इससे पहले कोई और बना ले तो इसको रजिस्टर्ड ही एक कॉमेडी फिल्म आ जाए फिजा शिजा के ऊपर एक। वाह वाह, मुझे क्यों देख रहे हो कॉमेडी? मैं सीरियस प्लेस करने हैं। मेरे पास असल में एक फिल्म का स्क्रिप्ट है लेकिन उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं फिजा शिजा से मिलता जुलता तीसरा नाम कल से सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप ये प्लानिंग है। तो मुस्तकबिल में आप क्या प्लान्स कर रहे हैं? आगे मूवीज बनाने जा रहे हैं, ड्रामाज ही कंटिन्यू कर सिल्वर रहे हैं? स्क्रीन तो है टारगेट, ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन फिलहाल ज़ाहिर है पिछले 2 साल से कोविड ने जो सिचुएशन की हुई है तो काफ़ी सारे मामलात हमारे मीडिया के भी डिस्टर्ब हैं, तो अपने टीवी के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी 3 से 4 प्लेस मेरे ऑन एयर है। वेरी वेरी हैप्पी टू नो। आपकी जो वेब सीरीज है वो किस हवाले से, अगर आप चाहते हैं? वेब सीरीज नहीं है, बेसिकली शॉर्ट मूवीज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे करते हैं। जिस तरह उसमें एक हार्ट बीट माशाल्लाह लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत ही सिंपल सी लव स्टोरी है और इस टाइम मोर देन 5-6 मिलियन उसके व्यूज हैं। इसी तरह एक और सब्जेक्ट हमने डिजाइन किया था, वो भी मैं लोगों को कहूँगा जरूर देखें, शैतान। वो एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है जो कि टीवी पे नहीं चलती इस तरह की चीजें, और बड़ी मेहनत से बड़े दिल से बनाया है। थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट भी था। इंटरनेशनल लेके जाने का इरादा जी, ऑब्वियसली कोशिश तो यही है। और बेसिकली शॉर्ट मूवीज में हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं जो टीवी पे नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी पे वही ट्रेडिशनल नहीं बहुत क्लिक करती हैं। एंड वी बोथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। शर, आपने बहुत अच्छा काम किया और फिजा शिजा के लिए आपको मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को। हमारे साथ फिजा शिजा की कहानियां और आप लोग साथ उनकी मीम्स, आप लोगों को मुबारक हो। शाहजेब मुझे बताते रहते हैं इस तरह की चीजें जो हो रही होती हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी गायब रहती हूँ। बट देन अगेन, गायब रहती हैं आप? मैं कहाँ गायब रहती हूँ? मैं सोचती हूँ कि अब मैं जब वो डबल रोल हो गया फिजा का, अब जो मुझे रोल मिलेगा वो कैसा होगा? फिजा शिजा एंड माया। तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और बहुत सारे मौजूआत हैं, इस पर बात करनी बाकी है। बहुत सारी आम खबरें आ रही होती हैं मुसलसल, और हम चाहते हैं कि हर खबर पर बात हो, हर खबर पर तफसीली बात हो और आपको हम जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा सकें। जिस तरीके से सेनेट ने मां को बच्चे की कस्टडी का हक दे दिया माया, इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। और बच्चे को मां की तहवील में देने से मुताल्लिक गार्डियन तरमीमी बिल सेनेट में मंजूर कर लिया गया है। और बताया जा रहा है सेनेट में फारूक एच नाइक का ये कहना था कि मां की कस्टडी खत्म करने के हवाले से कानून खामोश है। इस तरमीम के तहत मां को बच्चों की कस्टडी का हक मिल जाएगा। और जैसा कि साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो ये जो कह लें कि सवाबदीद है, ये अदालत की सवाबदीद पर ही होगा जो अब इसके बाद फैसला किया जाएगा। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमने जो है वो ज्वाइन भी किया है। मैं आप क्या कहना चाह रही हूँ? मैं बस कही थी कि ऑब्वियसली जो सिंगल मदर्स है ना, उनके लिए ये बहुत बढ़िया, मतलब हमने बहुत सारी सिंगल मदर्स देखी है और ऑब्वियसली हमारे अगर मीडिया की बात करें तो हदीका ऑब्वियसली है उनमें से, सारे फहरिस्त नामों में से। और ये कितनी इतनी तसल्ली बख्श के उन लोगों की काविशें, उन लोगों का स्ट्रगल आखिरकार जो है वो उसका रिजल्ट जो है वो खूबसूरत निकला। बिल्कुल। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल से गुलाम माजिद साहब। गुलाम माजिद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल की कौन कौन सी तजावीज़ इसमें शामिल की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बतऊ किया। ये तरमीमी बिल जनाब फारूक हैदर नाइक साहब ने चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल को पहले मदऊ किया था अपनी एक कमेटी में।
सेनेट की एक कमेटी थी, उसमें हमारे चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब डॉक्टर क़िबला याद साहब तशरीफ़ ले गए थे। तो फारूक एच नाइक साहब का गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट जो है उसके अंदर एक तरमीमी बिल पेश किया था। उस वक़्त उसका नाम रखा था तरमीमी बिल 2019। गार्डियन वार्ड एक्ट तो दरअसल बहुत पुराना है, ये अंग्रेज़ के ज़माने का बिल है, एक कानून है जो बना हुआ है। और ये बात दुरुस्त है कि उसके अंदर माँ को परवरिश का हक तो था, लेकिन वो परवरिश का हक किस हद तक था, कब तक था, इसकी तहदीद जो है ये अदालत की सवाबदीद थी। बतौर ख़ास अगर मियाँ बीवी के अंदर तफरीक हो जाती है, मियाँ अलग हो जाता है, बीवी अलग हो जाती है और बीच में बच्चे होते हैं, ऐसी सूरत में औरत को कब तक और किन सूरतों में परवरिश का हक मिलेगा, किन सूरतों में नहीं मिलेगा, और कब तक मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा, ये कानून खामोश था। अदालतों के पास एक ही उसूल था, अदालतें ये देखती थीं कि बच्चे की खैरखाई किस में है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, ये बुनियाद थी अदालत के पास। तो उस बुनियाद पर वो फैसला करती थी। फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि हम ये महसूस करते हैं कि इस कानून के अंदर कुछ इजाफे करने चाहिए, कुछ तरामीम करनी चाहिए, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हमारी मदद करे। तो फारूक एच नाइक साहब ने वो बिल चेयरमैन साहब के हवाले किया। चेयरमैन साहब ने वो बिल कौंसिल में पेश किया और उस पर कौंसिल के शोबा रिसर्च ने अच्छी खासी तहकीक की और कौंसिल के सामने पेश किया। कौंसिल ने उस वक़्त इस बिल की तायीद की उसूली तौर पे और कहा ये बहुत अहम बिल है और इसकी कौंसिल उसूली तौर पर तायीद करती है। बतौर ख़ास ये जो शिक थी, जैसे आपने जिक्र किया अपने इंट्रो के अंदर, कि माँ को बच्चे की परवरिश का हक कब तक है, आया सिर्फ अदालत की सवाबदीद पर छोड़ा जा सकता है, ये इसमें कुछ जिक्र करना चाहिए। तो इन्होंने वाज़े तौर पे ये कह दिया कि लड़के की सूरत में माँ को परवरिश का हक 7 साल तक है और लड़की की सूरत में बालिग होने तक है या 16 साल तक है। यही दरअसल फ़िक़ी पोजीशन है और शरी पोजीशन है। शरी पोजीशन यही है कि बच्चा इसकी परवरिश का हक माँ को 7 साल तक है और बच्ची की सूरत में बालिग होने तक है। तो और बालिग होने की तशरीह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पहले कर चुकी है। जी जी राइट, जी जी जी, नहीं आपकी बात कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, लेकिन साथ साथ इसका भी जवाब जोड़ दीजिएगा कि क्या आप समझते हैं कि इस बिल के बाद अदालतों में केसेस की तादाद में कमी आएगी आपके ख्याल में? मैं थोड़ी सी बात वो पूरी कर लूं। उसमें 16 साल का जिक्र है इस कानून के अंदर। इस्लामी कौंसिल ने हल्का सा ये कहा कि चूंकि दोनों बातें शामिल हैं, बलूग और 15 साल, कौंसिल की नज़र में 15 साल है, तो कानून वाले 16 साल कह रहे हैं। बहरहाल ये एक छोटी सी बात है, जुज़वी सी बात है। बाकी उसूली तौर पर इस कानून की कौंसिल ने तायीद की हुई है। कुछ और तरामीम की हैं, वो आपसे रिलेटेड बाज़ाहिर इसलिए नहीं है कि उसमें दीगर रिश्तेदारों की तफसीलात का जिक्र है, तो कौंसिल ने उसमें और तफसीलात जिक्र की हैं। बाकी जहाँ तक ये बात है कि अदालतों में केसेस कम होंगे या ज़्यादा होंगे, इसका एक तो ताल्लुक़ अमली मुशाहदे से है और कानून के निफाज और कानून की पहचान से है कि लोगों को किस हद तक इसकी पहचान होती है। अलबत्ता अदालतों के लिए एक आसानी हो गई है कि पहले अदालतों को खुद देखना पड़ता था कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। अब उनके लिए एक आसानी होगी है कि अगर होगा तो फैसला बहुत जल्दी कर पाएंगे, तो केसेस जो है जल्दी निमट जाएंगे, क्योंकि कानून एक लगा बंदा मौजूद है। जहाँ पे कानून लगा बंदा मौजूद ना हो, अदालतों को इंटरप्रिटेशन करनी पड़े, वजाहत करनी पड़े, तो वहाँ ज़रा मुश्किलात हो जाती हैं, तो ताख़ीर हो सकती है। यहाँ ताख़ीर नहीं होगी, जल्दी जल्दी फैसले हो जाएंगे। अच्छा भाई साहब, इसके साथ ये भी बताएगा जिस तरह जो गार्डियन है, क्या वो नाबालिग बच्चों के नाम जो जायदादें हैं उनको वो फरोख्त कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इसके हवाले से बात यह है कि इसको हम शरई इस्तिलाह के अंदर या इल्मी इस्तिलाह के अंदर विलायत का नाम देते हैं। विलायत की बहुत सारी सूरतें होती हैं। एक होती है किसी की जान और ज़ात की विलायत, उसके अंदर भी बहुत सारी सूरतें हैं, उनमें से एक परवरिश है। ये तो माँ को हासिल है, बाप को भी हासिल है, दीगर रिश्तेदारों को भी हासिल है, ये वाली विलायत। लेकिन एक होती है विलायत माल, यानी किसी के और के माल में
आप तसरुफ़ करें, कमी बेशी करें, उसको बेचें, फ़रोख्त करें या उसको उसी पर ख़र्च करें या किसी और पर ख़र्च करें, इसको कहते हैं विलायत माल। विलायत माल के बारे में शरीयत का उसूल ये है कि ये माँ को हासिल नहीं है। माँ को इस हद तक तो हासिल है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ मिल रही है, कहीं से गिफ्ट मिल रहा है, तो वो उसकी तरफ से लेके अपनी कस्टडी में कर सकती है। लेकिन बच्चे के नाम अगर कोई जायदाद है, कोई मालो दौलत है, तो माँ उसको फ़रोख्त नहीं कर सकती, उसको बेच नहीं सकती। ठीक है। अलबत्ता दीगर कोई गार्डियन है, जैसे कि बाप है, बाप भी गार्डियन आएगा कि माँ के बाद बाप को गार्डियनशिप मिलती है, इब्तिदान माँ को मिलती है, माँ के बाद बाप को मिलती है। तो बाप को विलायत माल चूँकि हासिल है, तो वो अगर किसी ज़रूरत के पेश नज़र जायदाद को फ़रोख्त करना चाहे तो वो फ़रोख्त कर सकता है, माँ फ़रोख्त नहीं कर सकती। ठीक है, आपने हमारी रहनुमाई, हमारे सुनने वालों की रहनुमाई फरमाई, बहुत शुक्रिया। गुलाम माजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर बातचीत कर रहे थे। एक बार फिर हम उसी मौजू की बात करेंगे जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि IMF जो है क्या वाकई गरीब के घर बनाने की ख्वाहिश को रोकने वाला है माया? शाहज़ेब सीरियसली बिकॉज ज़राए तो यही कह रहे हैं और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ आर रिपोर्टर्स जो हमें खबरें आ रही हैं वो ये है कि IMF से $1 अरब की खतीर रकम जो है वो आई, वो तो हाउसिंग स्कीम रोल बैक करने की तजावीज़ स्टेट बैंक समेत वज़ीर ख़जाना और हुकूमत को मौसूल हो गई है। स्टेट बैंक के ज़राए के मुताबिक इस हवाले से IMF की ये रिपोर्ट मरकज़ी बैंक को मौसूल हो चुकी है, मगर इस पर ना तो कोई बात हुई है और ना ही इस हवाले से कोई इजलास में जो है और कोई अपडेट आई है। बिल्कुल, इसी बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वो स्कीम रोकी जा रही है? क्या जो लोन्स दिए जा रहे थे वो बंद कर दिए जाएंगे? जो गरीब की ख्वाहिश थी, उसका ख्वाब था घर बनाने का, वो अधूरा रह जाएगा? तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए हाउसिंग ज़ैगम रिजवी साहब ने। उनसे हम बात करेंगे। ज़ैगम साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, क्या इसको ब्रेक लगने वाला है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल इंशाल्लाह। ये एक तो चीज़ हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि IMF तो एक ऐसी चीज़ है कि हम 28 बार गए हैं और पिछले 10 टर्म जो है, ये 50 साल से ऊपर से IMF चल रहा है। तो वो हमारी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं 50 साल में, कि हमारी इंपोर्ट्स आर सब्सटेंशियली हायर दैन दी एक्सपोर्ट्स। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होता है, फिर वो आपने माल तो मंगवा लिया होता है, तो डॉलर कहीं ना कहीं से देने हैं। तो ये तो अल्लाह भला करे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कि इन्होंने हमें काफ़ी हद तक सहूलत दी है, बग़ैर किसी वो बेचारे जो पैसा भेजते हैं वो कोई कंडीशनैलिटीज़ नहीं लाते। $30 अरब लास्ट ईयर भेजा है विदाउट कंडीशनैलिटीज़। $6 अरब IMF का आ रहा है, तो हम रोज़ इसको डिस्कस कर रहे होते हैं विद कंडीशनैलिटीज़। तो पहली चीज़ तो हमें ये देखनी चाहिए कि हमें अपनी इंपोर्ट बिल को जिस हद तक कम कर सकें वो करें। उसके बाद जो आपका सवाल है कि ये कंडीशनैलिटी जो है, देखिए IMF जो है हाउसिंग के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि IMF क्या वर्ल्ड बैंक की जो 2018 में पाकिस्तान में पहली कॉन्फ्रेंस जो मैंने जब ये PTI पॉलिसी बनाई थी और इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था आबाद हाउस में, तो ही शोड इस कमिटमेंट। तो वर्ल्ड बैंक ग्लोबली बहुत कम करता है कि किसी मुल्क के हाउसिंग प्रोग्राम को इस तरह सपोर्ट करे। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस IMF वर्ल्ड बैंक ने की थी ऑन हाउसिंग। तो वर्ल्ड बैंक इज़ फुली सपोर्टिव। IMF आई एम श्योर विल बी बैकिंग ऑल दोज मिशंस। IFC इस वक्त भी हमें सपोर्ट कर रहा है। ये छोटा सा एक फिस्कल मेजर है कि जो उन्होंने कहा कि जो हमने स्टेट बैंक ने काफ़ी मेहनत करके मॉर्गेज अफोर्डेबिलिटी के लोगों की किस्तें जो हैं वो अफोर्डेबल हो जाए। बात यहाँ पर ये बता दें, वाकई हाउसिंग स्कीम रोल बैक करने की तजावीज़ जो हैं वो भेजी गई हैं IMF की जानिब से, कह लें स्टेट बैंक को या वजारत ख़जाना को या हुकूमत को मौसूल हुई है? नहीं, देखिए मुझे ये तो ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये एक बात आ रही है कि फिस्कल मेजर्स के तौर पे ये चीज़ें भी IMF चाह रहा है कि विड्रॉ करें पाकिस्तान, क्योंकि ये फिस्कल सपोर्ट है ना जो स्टेट बैंक देगा, बजटरी हो। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट सब्सिडी की Tier 0 से लेकर 4 तक, स्टेट बैंक डॉक्टर बाकर रजा और उनकी टीम, इन्होंने बहुत मेहनत की। 3 काम इन्होंने किए हाउसिंग को अफोर्डेबल करने के लिए। तो जिसमें से पहला ये था कि हाउसिंग फाइनेंस फॉर द लो इनकम सेगमेंट इज़ नाउ 5% मैंडेटरी क्रेडिट है कि बैंकों को अपना टोटल नेट एडवांसेस जो हैं उसका 5% लो इनकम हाउसिंग में देना है, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव।
जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बैंक इसमें काफ़ी हद तक आए। दूसरा यह है इंटरेस्ट रेट सब्सिडी, ये ख़ास तौर पर Tier 0 और 1 जो लोग 3 और 5 मरले वाले लोगों को बहुत ज़बरदस्त सब्सिडी दी है। उसकी वजह है कि हमारे इंटरेस्ट रेट नॉर्मली ज़्यादा है, इकॉनमी अगर बेहतर हो तो उतने होते नहीं हैं, लेकिन हमारे हैं तो वो जो सब्सिडी है उसके ऊपर IMF का हो सकता है इतराज़ हो, क्योंकि IMF इज़ in principle against some subsidies from the government under the current situation. But I am sure कि इससे मैं बात मुकम्मल करूँ, मुझे ये यकीन है कि जब ये बात आएगी और वर्ल्ड बैंक भी क्योंकि हाउसिंग सपोर्ट कर रहा है, इसका कोई ना कोई बेहतर नतीजा निकल आएगा। बाया मीडियाज होते हैं, देयर आर 20 ways of sorting out the same thing। हमारा ऑब्जेक्टिव है मॉर्गेजेस अफोर्डेबल हो। वो ऑलरेडी 3 लाख की सब्सिडी तो गरीबों को 30 लाख की 10% सब्सिडी वो मिल रही है। ये इंटरेस्ट रेट सब्सिडी भी प्लस माइनस कहीं शायद अगर बात हुई भी, और हो सकता है कि आई नो फॉर श्योर कि मैं खुद वर्ल्ड बैंक का इस वक्त सीनियर एडवाइज़र हूँ हाउसिंग इन एशिया, कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जो मिनिस्टर फाइनेंस के अकाबरीन हैं और नेफ्डा में और जो लोग भी कंसर्न हैं वो उनको ये जब समझाएंगे कि इससे हमारा लो इनकम हाउसिंग प्रोग्राम माइट गेट इम्पैक्टेड टू द लो इनकम सेगमेंट, तो ये इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है कम अज़ कम अल्लाह की ज़ात से कि ये और अपनी जो लीडरशिप है कि ये मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। कोई समरी में सर थोड़ा सा शॉर्ट आंसर अगर मिल जाए आपकी तरफ से कि ज़रूरतमंद अफराद को कितने इस बार अब तक कितने जो हैं वो घर बना चुके हैं उन लोगों के, और अगर खुदा न खास्ता आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कि हमें पूरी यकीन है और दुआ है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो ये हो जाता है तो कितने घर बनने से रुक जाएंगे? देखिए इसका इस वक्त इस तरह है कि देखिए काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि इस प्रोग्राम के तहत डेफिनेटली दो चीज़ों, जैसे मैंने कहा ना कि एक होती है फाइनेंस साइड और एक होती है सप्लाई साइड। तो फाइनेंस साइड को स्टेट बैंक देख रहा है, जो उसमें 3 लाख वाली सब्सिडी भी चल रही है, ये इंसेंटिव्स भी हैं, तो ये बिल्कुल ख़त्म तो होगा नहीं, और मुझे तो यकीन है कि इंशाल्लाह लीडरशिप इसे मनवा लेगी। लेकिन अगर होगा तो हमने मॉर्गेज को अफोर्डेबल करना है, फिर कोई दिमाग लड़ेंगे और चीज़ें हम उन्हें कैसे कर सकें ताकि गरीब की जो अफोर्डेबल इनकम है फॉर पेइंग ए मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट, हमें मकसद सारा यह है उस रेंज में लाना। अगर आपने जैसे कहा खुदा ना खास्ता, तो आई एग्री विद यू, वर्स्ट कम वर्स्ट भी अगर होगा तो आई एम श्योर कि हमारी लीडरशिप एट द स्टेट बैंक मस्ट बी ऑलरेडी वर्किंग फॉर एनी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन मुझे लगता यह है कि इतने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं कि ये वर्ल्ड बैंक और ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस किसी भी जगह हाउसिंग प्रोग्राम को, पर्टिकुलरली लो इनकम हाउसिंग प्रोग्राम को में कोई ऐसा रोल नहीं प्ले करेंगे कि वो डैमेज हो। तो मुझे ये यकीन है कि ये इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है, आपको यकीन है कि ये सेटल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया और इस मामले पर, क्योंकि सबको यही फिक्र लाक है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, जो तजवीज़ भेजी गई है, क्या उसके बाद वाकई लोगों के जो ख्वाब हैं वो पूरे हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। और बहुत सारी खबरें हमारे अभी बाकी हैं। एब्सोल्युटली इस ब्रेकिंग के बाद हम छोटा सा लेते हैं वक्फा, रहिएगा हमारे साथ। और सबसे पहले पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। प्लीज़ डू स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। कराची में वक्फे से हम देख रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी फुहार कहीं कुछ इलाकों में इस वक्त चल रही है, और जो मौसम है वो भी कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मौसम ठंडा था, लेकिन मुझे लग रहा है बीच में कुछ बेहतर हुआ था, फिर ठंड बढ़ जाएगी। हाँ पता नहीं, लेकिन मुझे तो लाहौर के मुकाबले में कराची में गर्मी लग रही थी, तो लाहौर में बहुत ही ठंड थी और मजा आ गया था सर्दी का। जो असल में जो सर्दी होती है ना वो लाहौर में सही महसूस हुई। साथ में पंजाब में एक बार फिर कहा जा रहा है, खैर पख्तूनख्वा पंजाब में अब बारिशों का इम्कान है, और अगर बलाई इलाकों की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है, तो और वो कल तक जारी रहेगा। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वेदरमैन जवाद मेमन साहब मौजूद है। जवाद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जवाद भाई क्या चल रहा है? आंख मचोली हो रही है बारिश की कराची में। कराची का मौसम क्या कुछ यहाँ पर बारिशों का सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहेगा ऐसे ही?
जी शाहिद भाई, ये सुबह से जो है अर्ली मॉर्निंग से ही कराची के कुछ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी कहीं लाइट रेन का सिलसिला जारी है। आज जो है 8 तारीख को ये प्रेडिक्ट किया गया था कि 8 तारीख को जो है ये कराची में इस तरीके की एक्टिविटीज़ रहेंगी। स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ हैं, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। जिस तरह आपने बताया कि पंजाब रीजन, नॉर्दर्न रीजन में जो है वो इस तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक मौजूद है, उसके ज़ेर असर जो ट्रफ लाइन है वो साउदर्न पाकिस्तान तक आ रही है। तो आज के दिन ही कराची में कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ रहेंगी। इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट सिचुएशन आपको बताऊं तो उथल से लेके गडानी से लेके बहरा अरब तक एक थंडरस्टॉर्म की स्कॉल लाइन इस वक्त बनी हुई है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कराची शहर की तरफ मूव कर रही है। अगर ये इसी इंटेंसिटी से मूव करती है तो अगले 1 घंटे से 1.5 घंटे में जो है वो कराची के डिफरेंट एरियाज में जो है वो अच्छे शावर जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यानी कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे शावर्स तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि हमने आपको लाहौर की सर्दी में बड़ा मिस किया। थैंक यू सो मच। हमारे वेदरमैन जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। गॉड ब्लेस एंड वी विल कीप ऑन टचिंग बेस विद यू इंशाल्लाह, और आपसे पूछते रहेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और ज़रा अब मौसम से आगे चलते हैं और ये भी बताते हैं कि शाहजेब और मैं और आई एम श्योर देखने वाले और लोग, क्योंकि हमारी टीम में हम लोग बड़े गेमिंग फैंस हैं, हम लोग जो हैं वो खेलते हैं जी, कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलते हैं, तो डिफरेंट गेम्स भी खेलते हैं। तो जनाब ग्रैंड थेफ्ट ऑटो होना चाहिए हमारा मैच होना चाहिए हमारा मैच। और अभी जो 2 नई और गेम्स आई हैं जनाब, उसकी COD की वो जबरदस्त आई हैं, लेकिन वो बहुत महंगी। मैं उस वक्त का हूँ जो काउंटर स्ट्राइक भी खेलता था, और काउंटर स्ट्राइक के हम बड़े प्लेयर क्या होते बात थे, है जनाब, तो हमारे मुकाबले होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन ये काउंटर स्ट्राइक खेलने के लिए, ये गेम्स खेलने के लिए हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर है उसको बाकायदा तौर पर तैयार करना पड़ता है, उसके जो प्रोसेसर्स हैं और उसकी जो रैम है, ये सब आपको देखनी पड़ती है, हर चीज तैयार करनी पड़ती है। आपका जो है वो जाहिर है इंटरप्ट ना हो बीच में, फास्टली चले, स्विफ्टली चले। अगर आप देखें जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं ऑनलाइन खेलने वाले, उनके आप अगर सिस्टम्स देखें तो उनके सिस्टम स्क्रीन टू स्क्रीन जुड़ी हुई होती है, ताकि उनको बड़ा विजन मिले, उनको 3D मिले, क्योंकि जो गेम्स होते हैं और आप देख रहे होंगे कि उनके स्पीकर्स जो होते हैं वो होते हैं, साथ में उनकी लाइट्स, उनका एक माहौल ऐसा होता है कि आसपास का शोर, आसपास की लाइट्स उनको डिस्टर्ब ना कर सके। शायद प्रॉपर सिस्टम होता है। बिल्कुल। तो हम आज आपकी मुलाकात जो करवा रहे हैं वो ऐसे ही नौजवान से करवा रहे हैं जो कि गेमिंग कंप्यूटर्स बनाने के एक्सपर्ट हैं, और यही नहीं, वो खुद भी ऑनलाइन गेम्स में हिस्सा भी लेते हैं, दिलचस्पी भी रखते हैं, खेलते भी हैं, और यकीनी तौर पर कुछ कंपटीशन में भी हिस्सा लेते होंगे। जिस तरीके से हम आपको फुटेज में भी दिखा रहे हैं, उन्होंने बाकायदा पूरी लाइटिंग्स भी की हुई है। ये जो कीबोर्ड है ये मेरे पास था एंड आई गिव इट अवे बिकॉज वो ऑब्वियसली किसी गेमर जो ऑनलाइन गेमर्स होते हैं उनके लिए अच्छा था। आई हैड इट फॉर माय कौन सी गेम्स खेलती रही हैं आप? पीसी पर? मैं पीसी पे वैसे तो आई स्टार्टेड गेमिंग बहुत छोटी सी, मेरे पास अटारी भी था, सेगा भी था। अटारी से खेलती आई हूं मैं। अटारी खेली है, अटारी के बाद सेगा भी खेली है, बहुत सारी गेम्स खेली। आई थिंक आई बीन अ क्रेजी फैन अबाउट, अब जहां भी वो पहले बचपन में एक प्लेलैंड होता था, तो वहां पे जाके हम वो वहां से कॉइन्स लेते थे, कॉइन से जाके वो कॉइन्स, उनके जो प्लेलैंड के कॉइन्स होते थे वो डालते थे, करके वो भी खेलते थे, बड़ा मजा आता था। ये आवाज वैसे बिल्कुल आप ऐसी निकाली, अच्छी आवाज निकाली आपने, ऐसी गेम्स से आवाज आ रही होती थी। लेकिन वाकई जो गेम के शौकीन अफराद हैं, जो नौजवान हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पीसीज पर, जो कि बाकायदा तौर पर पूरी जगह डेडिकेटेड होती है गेम्स के लिए, वहां पर पूरा इक्विपमेंट भी हो, स्पीकर्स भी हो, हेडफोन्स भी हो, उनके जो कंप्यूटर्स हैं उसमें LEDs भी बेहतरीन लगी हों, ताकि जब वो गेम खेल रहे हो तो उसमें खो जाए, साउंड सिस्टम भी ऐसा हो कि उनको मजा आ रहा हो। जाहिर बात जब हम कॉर्ड या इस टाइप की गेम्स खेल रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो उसके साउंड इफेक्ट्स हैं, जब तक आप वो फील ना करें तो गेम की फील नहीं आती। नहीं आती आपको नियॉन लाइट्स लगाने में, और साथ में आप HD लाइट्स लगाते हैं या साथ में उसका पूरा वो एक माहौल बनाते हैं। कमरे अमूमन ऐसे लोगों के खाली होते हैं और डार्क होते हैं, लेकिन जो एक चीज जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, वो कुछ गेमर्स जो होते हैं ना, उनका कपड़ों का हुलिया होता है ना, उनके खाने कोई किसी के मुंह से यहाँ से जो है ना वो चिप्स और चीज निकल रही होती है। बिकॉज आई फाइंड दीज गेमर्स वो बेसिकली गीक ज्यादा होते हैं, वो अपने गेम में इतने घुसे हुए होते हैं कि उनको दुनिया का पता नहीं होता। ये भी एक अलग ही दुनिया होती है, बिकॉज हर चीज वो मेटावर्स में जा चुकी है, हर चीज जो वो ऑनलाइन हो चुकी है, पूरी दुनिया है, वहां पर शादियां हो रही हैं मेटावर्स में, जिसकी टोटल खर्चा है वो $2000 आ रहे हैं। मेरे ख्याल में गेम्स में भी बड़ी जिद्दत आती जा रही है, जिस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही हैं
अब तो बाकायदा तौर पर एक वर्चुअल वर्ल्ड में गेम्स खेली जा रही हैं। मतलब हम लोग खेलते थे और शायद अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इसी तरीके से गेम कंपटीशंस होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और उसमें वर्चुअल गेम्स जो हैं सेंसर्स के साथ बाकायदा तौर पर इक्विपमेंट के साथ खेली जा रही हैं, मेरे ख्याल में बहुत जल्द जो गेम्स का एक हम कह रहे हैं तरीकाकार है वो भी बदलता जा रहा है। तो आगे फ्यूचर में कहीं हम PSL देख रहे हैं और मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में होगा है? बिल्कुल पॉसिबल है, हम स्टेडियम में मौजूद हों और PSL देख रहे हो। लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं कंप्यूटर गेम्स की, जो जिन्होंने कंप्यूटर तैयार किया है, हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमें ज्वाइन किया है आजिब अहमद ने और सिस्टम्स लोग देख देख कर हैरान हो जाते हैं। आइए इस गेमर से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आजिब आपने ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? हमने बड़े कंप्यूटर्स देखे और शाहजेब और मैं इस वक्त देख रहे हैं आपके कंप्यूटर्स और आपके तो शशके बिल्कुल अलग हैं, मतलब सीन ऑन किया हुआ है आपने। तो इस खास लाइट्स का मतलब क्या, ये आपका शौक है या आपने लोगों को देख कर किया गया दुनिया में गेमर्स ऐसे करते हैं? तो प्लीज बताएं अपने बारे में। जी बिल्कुल, मैं मोस्टली इंटरनेशनल स्ट्रीमर्स को ऑनलाइन देखता हूं तो उनके भी मोस्टली कंप्यूटर सारे इसी तरह के होते हैं। तो ये जो खास स्पेसिफिक लाइट्स हैं ना, इधर बैकग्राउंड में मेरे भी आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये एड्रेसेबल RGB लाइट्स होती हैं। इनको आप खुद ही एड्रेस देते हैं, आप इनको खुद ही अपने हिसाब से सेट करते हैं। आपने गेम कर रहे हैं, आप गेम मोड पे कर लेते हैं, म्यूज़िक पे है तो म्यूज़िक मोड पे कर लेते हैं। तो ये उस हिसाब से लाइट्स चेंज होती हैं, डिम होती रहती हैं, फुल ब्राइट हो जाती हैं। आप अपने रूम में इसको पूरे RGB स्ट्रिप लाइट्स आ जाती हैं आजकल, वो लगा लें आप पूरे रूम में, उसको आप अपने सीलिंग पे लगा लेते हैं। तो आज़िब ये बताइएगा, ये जो गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं कितने मुख्तलिफ हैं आम इस्तेमाल के कंप्यूटर से, और इस पे ज़ाहिर बात है खर्चा भी आपका अच्छा खासा आता होगा जब आप पूरा ये प्रिपरेशन करते हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, इसमें आप A to Z एक एक कंपोनेंट्स खुद चूज़ करते हैं गेमिंग कंप्यूटर बनाने के लिए, जैसे कि प्रोसेसर्स हो गए, मदरबोर्ड्स हो गए, गेमिंग रैम्स हो गई, इवन इसमें हम SSD लगाते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस फुल फास्ट रहे। अब मैं कंप्यूटर अपना ऑन करता हूँ मोस्टली 5 to hardly 10 सेकंड्स में मेरा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, डेस्कटॉप आ जाता है। इसमें अब ये है कि मेरे पास हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स लगे होते हैं, इसमें हाई परफॉर्मेंस हाई स्पीड्स के मदरबोर्ड्स होते हैं, रैम्स होती हैं। फिर उनको ठंडा रखने के लिए इसमें कूलिंग सिस्टम भी अलग से लगाया जाता है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी लगाए जाते हैं ताकि आप हाई फ्रीक्वेंसीज पे आप अपने प्रोसेसर को चलाएं और आपका काम बिल्कुल फास्ट हो जाए। हमारा लैपटॉप 10 में ऑन हो जाए बड़ी बात है, इनका 10 सेकंड में ऑन हो एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइए आजिब के, चूंकि वक्त भी कम है और हम चाहते हैं ज़्यादा सवाल आपसे कर सके, कौन से गेम्स वगैरह आपका इंटरेस्ट है? सबसे ज्यादा गेम्स आप जो खेलते हो, आपके इंटरेस्ट किस में है? मैं मोस्टली कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन खेलता हूँ क्योंकि वो ऑनलाइन गेम है, उसमें और भी इंटरनेशनल लोगों के साथ इंटरेक्ट करके गेम खेल लेते हैं हम पूरा मैंने अपनी टीम बनाई हुई है, उनके साथ मैं डेली गेमिंग करता हूँ ऑनलाइन। तो और मैं ऑफलाइन गेम्स जो है आप अपनी टीम इकट्ठी करें, मैं और माया अपनी टीम इकट्ठी करते हैं, हम एक मुकाबला करते हैं। नहीं मैं तो आपकी टीम में भाई, आपका सिस्टम देख के आई गिव अप, मैं आपकी टीम में। लेकिन ये जो नए के 2 गेम्स आए हैं, ब्लैक ऑप्स के आए हैं, एडवांस वॉरफेयर आए हैं, वो बड़े एक्सपेंसिव हैं। तो वो मैं बिल्कुल, अभी जो लेटेस्ट आया वो कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड आया हुआ है, उसके सीजन्स चल रहे हैं, अभी सीजन 2 चल रहा है उसका। तो आपको गेम भी परचेज करनी पड़ती है और उसके बाद आपको सीजन भी परचेज करना पड़ता है। वैसे आजिब, हम तो जो अपने कंप्यूटर को तैयार करते थे काउंटर स्ट्राइक के लिए, हमने काउंटर स्ट्राइक बहुत खेली है, तो आप भी खेलते रहे? तो आजिब अगर हमें आपसे कोई मदद चाहिए हो, जो नए आए हैं COD के जो गेम आ रहे हैं, दो उसके अलग अलग गेम्स आए, सीजन आए, तो उसके अब जिस तरह लोग ऑब्वियसली इतना एकदम से एक्सपेंसिव, मैं भी सर सोच रही हूँ 7,500 की कौन जाके CD लेगा, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं गेमर्स के लिए? गेमर्स के लिए मैं उनको मोस्टली यही कह सकता हूँ कि आप अपना एक गेमिंग PC बिल्ड करें, आप अपना बजट रख लें, उस हिसाब से जो भी स्पेक्स आपको मिलती हैं आप वो बिल्ड कर लें, और गेम्स जो आपने खेलनी है तो वो मोस्टली ऑनलाइन पड़ी हुई है, आप उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, आपकी गेम्स चल जाएंगी। CD मोस्टली आपकी कंसोल में यूज़ होती है। Perfect. हम जरूर आपके पास आएंगे, आप कंप्यूटर देखने भी और आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। आजिब हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले पाकिस्तान में और गुफ्तगू कर रहे थे, साथ में अपना जो कंप्यूटर है एडवांस वो दिखा रहे थे। बिल्कुल ठीक है, बड़ा मजा आया इनसे बात करके, और आजिब का हम लोग दोनों कॉन्टैक्ट नंबर लेके पहुंचेंगे भी, और जरूर आजिब से जो है वो ट्रिक्स और कीज, और ऑब्वियसली जब आप एक गेमिंग जोन में होते हैं ना, वो आपको एनर्जी, आपको एक एड्रेनलिन रश जो देता है ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है। खैर एनीवे, ये गेम्स की बात तो हम ऑफ लेयर भी करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी ऑन एयर आपको वो है खुदाफिज कहना। शाहजेब और माया को दीजिए कल तक के लिए इजाजत, इंशाल्लाह अच्छी खबरों के साथ, अच्छी अपडेट्स के साथ और मौसम के खुशगवार होने के साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। रखिएगा अपना ख्याल, जब तक लीजिए ना।